हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बलराम शर्मा। मैं आपका अपने ऑफिशियल बी आर शर्मा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हम अकाउंटेंसी में जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं। जनरल एंट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आपने बीकॉम नहीं की है और आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड कॉमर्स नहीं है, फिर भी मैं अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा कि आप कैसे जनरल एंट्री को कैसे आसान तरीके से जनरल एंट्री पास करते हैं। तो हम बात करते हैं इस टॉपिक पर। मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। ठीक है दोस्तों, तो हम जनरल एंट्री के बारे में बात कर रहे थे, तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं, आपको जनरल एंट्री नहीं आती है या सही से नहीं कर पाते, तो आप अच्छे प्रोफेशनल अकाउंटेंट नहीं है। आप एक मतलब काम कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपको जनरल एंट्री पास करने का तरीका पता होना चाहिए। क्योंकि जितनी भी हमारी बिजनेस हैं वो सब बैलेंस शीट जब फाइनल बनती है, तो जितने भी हमारे एडजस्टमेंट होते हैं वो सारे जनरल एंट्री से ही होते हैं। ठीक है, तो आपको ये अच्छी तरीका से आनी चाहिए। तो हमारी जो जनरल एंट्री होती है वो डबल एंट्री सिस्टम होता है, डेबिट और क्रेडिट। तो हम जब भी एंट्री ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक चीज़ डेबिट में लिखेंगे, एक क्रेडिट में लिखेंगे अमाउंट। ठीक है, तो डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल होनी चाहिए। अगर हमने इक्वल नहीं किया, जैसे यहाँ 2 लाख है, यहाँ अगर हमने 150 कर दिया, 1,50,000 कर दिया, तो हमारी ये डबल एंट्री सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। इससे हमारा नेट प्रॉफिट सही नहीं आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट सही नहीं आएगा, यानी पूरी बैलेंस शीट गड़बड़ हो जाएगी। हमारा नेट प्रॉफिट मालूम नहीं पड़ेगा हम कितने प्रॉफिट चल रहे हैं। ठीक है, तो हमारा डबल एंट्री सिस्टम का ये कॉन्सेप्ट इसीलिए रखा गया है अकाउंटेंसी में कि हमारा जो बिजनेस कर रहे हैं तो वो हमारा हमें नेट प्रॉफिट सही तरीका से मालूम पड़ सके। और उसी के लिए तो अकाउंटेंसी रखा जाता है, अकाउंट का हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये क्या नुकसान हो रहा है, तो इसीलिए तो अकाउंटेंसी की जाती है। अगर टैली मैनुअल तो है ही है, मैनुअल का चैप्टर है ही, लेकिन टैली में भी काम करेंगे तो आपको जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, और टैली के अगर हिसाब से आपने पढ़ा भी होगा या कभी पढ़ेंगे, तो उसमें गोल्डन रूल्स कराए जाते हैं, जिसमें आपके 3 टॉपिक होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो वो थोड़ा डीपली हो जाता है, थोड़ा कन्फ्यूज होता है, क्योंकि कभी ऊपर डेबिट में, कभी नीचे क्रेडिट में, तो थोड़ा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, समझ में नहीं आ पाता है। तो मैंने इसको बस थोड़ा सा अपनी शब्दों में समझा रहा हूँ, अपने मतलब लैंग्वेज समझा रहा हूँ कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। आप अगर बीकॉम नहीं है या इंटर में आप बैकग्राउंड कॉमर्स नहीं रहा है, तब भी आप आसानी से समझ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट द्वारा कि हम जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया, डेबिट क्रेडिट का सिस्टम होता है, हम 2 एंट्री डेबिट क्रेडिट करनी होती हैं। तो हम डेबिट का मतलब होता है प्राप्त होना, ठीक है, और क्रेडिट का मतलब होता है देना। ठीक है दोस्तों, तो अब हम डेबिट क्रेडिट के बारे में बात कर लेते हैं कि हम डेबिट क्रेडिट की अमाउंट, कौन सा अमाउंट डेबिट में किया जाएगा, अमाउंट डेबिट करेंगे, कौन सा अमाउंट क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो देखो बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में आदमी प्रॉफिट के लिए सामान खरीदता है और उसको सामान को बेचता है। जब सामान खरीदेगा तो उसका पेमेंट भी देना होगा, और जब सामान बेचेगा तो उसका पेमेंट भी आएगा। तो सबसे मेन यही होता है, हम जब डेबिट क्रेडिट का अमाउंट करेंगे, तो मेरा सीधा जो थोड़ा लैंग्वेज है, सीधा सीधा ये 2 पॉइंट है, वो सीधे सीधा है। जब भी मनी यानी पैसा और गुड्स यानी सामान, जब भी सामान और गुड्स यानी कि सामान आ रहा है फर्म में, तो उसको हम उस अमाउंट को कहाँ लिखेंगे, हमेशा डेबिट में। और जब भी सामान और पैसा जा रहा है तो उसको अमाउंट को कहाँ लिखेंगे, हमेशा क्रेडिट में। ठीक है, अब हम इसको जो एंट्री है उसके हिसाब से समझ लेते हैं। पहले एंट्री है, स्टार्ट बिजनेस विथ कैश रेट्स 2 लाख। चलो ठीक है, ये बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख रुपए से। अब मैं आपसे ही आप अपने तरीका से बताता हूँ कि जैसे आप आपने टैली सीख ली, आपके पिताजी ने एक शोरूम खोला या शॉप खोली, तो शोरूम में आप एज ए अकाउंटेंट डाल दिए कि आप अपना अकाउंटेंसी देखो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि आपके पिताजी ने इन्वेस्ट किए हैं पैसे, तो अब आपको पैसे सोचने हैं कि पैसे एंट्री डेबिट करने हैं या क्रेडिट करने हैं। तो अगर आप पिताजी की तरफ से सोचोगे तो आपको क्या पैसा जा रहा है, तो पैसा जा रहा है तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि आप पिताजी की तरफ से सोच रहे हो। आपको हमेशा जब भी जनरल एंट्री पास करनी है तो हमेशा फर्म की तरफ से सोचना है कि फर्म में पैसा आ रहा है या जा रहा है। आपको ना किसी से मतलब, या पिताजी इन्वेस्ट कर रहे हैं या आज आप अकाउंटेंट है, ओनर इन्वेस्ट कर रहा है, आपको उससे कोई मतलब नहीं। आपको फर्म से देखना है, क्योंकि हम अकाउंटेंसी कर रहे हैं, फर्म के लिए कर रहे हैं, फर्म के नाम से ही हमारा कंपनी नाम होता है, हम फर्म के लिए काम कर रहे हैं। तो हमें फर्म की तरफ से सोचना है कि हमारे पास पैसा आया गया। अब तुम्हारे पिताजी ने इन्वेस्ट किया तो पिताजी की तरफ से तो गया, लेकिन फर्म में तो पैसा आया ना। तो जब मैंने क्या बताया था, जब भी फर्म में पैसा आए तो पैसा कहाँ आ जाए, जब भी ऊपर लिखा है, देखो ये मनी गुड्स आ रहा है, सामान जब भी आता है तो वो कहाँ होता है, प्राप्त होना, यानी कि पैसा आ रहा है, तो वो कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट में। तो कैश कितना आया, 2 लाख रुपए। कैपिटल हमारी पूंजी है, प्रॉपराइटर जो भी है, ओनर नाम लिख के ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है,
तो ऐसे करके एंट्री करेंगे। स्टार्ट बिजनेस विद कैश रेट्स 2 लाख, तो ये कैश अमाउंट मेरा कितना हो गया, हमारे पास पैसा आ रहा है सीधा सा। ट्रांजैक्शन आपको समझनी है, ट्रांजैक्शन समझ में आ गई तो एंट्री आप आराम से कर सकते हैं। अगर ट्रांजैक्शन समझ में नहीं आएगी तो आप अगर कंफ्यूज हो गए तो आप एंट्री भी कंफ्यूज कर दोगे। पहले आपको ट्रांजैक्शन समझनी है कि आपके ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है, पैसा आ रहा है या जा रहा है, या सामान आ रहा है या जा रहा है, सीधा सा फंडा ये है, ठीक है। अब बात समझ में आ गई। फर्म की तरफ से सोचना है कि फर्म में पैसा आया या गया, आपको किसी से कोई मतलब नहीं, पिताजी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओनर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं, आप काम कर रहे हैं फर्म के लिए। फर्म एक इंडिविजुअल पार्ट होता है, तो फर्म उसका सेविंग अकाउंट मतलब उसके फर्म के नाम से ही बैंक अकाउंट होता है आपका। अगर आप चाहते तो उसको भी अपने अकाउंट में कर सकते थे, पैसा आ रहा है, लेकिन नहीं ना, इंडिविजुअल कर दिया हमने। जो फर्म होती है वो इंडिविजुअल हो जाती है, ठीक है, उसका अकाउंट नंबर भी अलग कर दिया, जो लेन देन होता है जो फर्म के अकाउंट से होता है, ठीक है। तो हम जब भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो फर्म की तरफ से सोच के करेंगे, फर्म में पैसा आया या गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझ में आ गई बात कि जब भी हमारे पास पैसा आया, ये फर्म में इन्वेस्ट किया है तो हमारे पास पैसा आ रहा है फर्म में, तो कैसे अकाउंट क्या हो गया, डेबिट में। मैंने पहले क्या किया था, जब भी पैसा आए या सामान आए वो हमेशा कहाँ लिखा जाता है, डेबिट में। और जब भी पैसा और सामान जा रहा होता है उसको कहाँ लिखेंगे, हमेशा क्रेडिट में, ठीक है। तो कैश डेबिट में आ गया, ये डेबिट है, ये पार्टिकुलर्स हो गया। इसका जो टेबल होती है उस टाइप से अब मैंने बता दिया अल्फा लिए इस टाइम के, थोड़ा इसका फॉर्मेट और भी बड़ा होता है थोड़ा, इधर डेट वगैरह होती है, तो ठीक है। ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट होता है, ठीक है। कैश अकाउंट DR, ये 2 लाख आ गया, और 2 कैपिटल, और ये क्रेडिट में 2 लाख रुपए, ठीक है। ऐसे ही अमाउंट लिखा जाएगा, मैं अमाउंट नहीं कर रहा हूँ, बाकी की एंट्री सीधी साधा नॉर्मल बता रहा हूँ क्या लेजर आ रहे हैं, ठीक है। सीधा सा हो गया। अब दूसरी एंट्री करते हैं। अब दूसरी एंट्री चेक करते हैं। दूसरी एंट्री क्या है, ट्रांजैक्शन ये है, गुड्स परचेज फ्रॉम पार्टी बाय बिल, यानी कि गुड्स परचेज किया है पार्टी को बाय बिल। अब पेमेंट तो दिया नहीं है, पार्टी बिल है, तो सीधा सा उधार है। तो हम हमारे पास जब उधार है तो हमारे पास सीधा सा फंड है का पैसा तो नहीं गया, पैसा नहीं गया, तो यहाँ पे पार्टी क्रेडिट में। अब परचेज, अब तुम बात समझ में आ रही है, परचेज यानी कि परचेज क्या हुआ, परचेज सामान आया। मैंने पहले ही कहा था जब भी सामान और पैसा आता है तो कहाँ देखे जाते हैं, डेबिट में। तो फर्म में पैसा सामान आ रहा है तो परचेज अकाउंट हो गया, कहाँ हो गया, डेबिट में। अब अगर कैश जा रहा होता, सीधा जो क्लैरिफाई हो रहा है, अगर कैश जा रहा होता तो यहाँ क्या हो जाता, कैश हो जाता अगर कैश दिया होता, लेकिन कैश नहीं जा रहा तो पार्टी नेम आ गया, तो परचेज अकाउंट टू पार्टी अकाउंट, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात। अब यहाँ पर तीसरी ट्रांजेक्शन देखें, गुड्स सोल्ड इन कैश। देखो अब गुड्स सामान बेचा, सामान जो हमने पहले खरीदे तो प्रॉपर्टी के लिए बेचेंगे, तो सामान बेचा तो हमारे पास क्या आया, कैश। तो कैश आया, मैंने क्या बोला है, वही चीज आ गई, सीधी वही फंक्शन हो रहा है, कुछ अलग नहीं हो रहा है। आपको बस यही ध्यान में रखना है कि हमारे पास पैसा आ रहा है या जा रहा है। एक चीज पकड़ लो, परचेज सेल तो हमेशा फिक्स रहेंगे, परचेज हमेशा डेबिट में रहेगा क्योंकि सामान हमेशा आता है, और सेल्स हमेशा कहाँ रहेगा, क्रेडिट में, क्योंकि सामान हमेशा जाता है। अब एक चीज पकड़ लो, हमेशा अब जब भी पैसा आए वो डेबिट में लिख दो, जब भी पैसा जाए क्रेडिट में लिख दो, बस सीधा सा फंड आए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया, गुड्स सोल्ड इन कैश, हमारे पास क्या आया, कैश, तो कैश डेबिट में हो गया, और सेल्स सामान जा रहा है तो क्रेडिट में हो गया। दूसरी अब फोर्थ ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। सैलरी या इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी एक्सपेंसेज होते हैं, पेड इन कैश। अब एक चीज़ बताओ, जब भी हमारा कोई एक्सपेंसेज होगा हम पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट तो पैसा तो जाएगा ना, पैसा जाएगा, तो हमारा पैसा जाता है तो कहाँ लिखा जाता है, हमेशा क्रेडिट में, तो एक्सपेंसेज हमेशा डेबिट में आ गए। एक चीज़ को पकड़ लो, पैसा अगर कहीं की ट्रांजेक्शन कहीं भी हो रही है, पैसा आ रहा है या जा रहा है, ठीक है, तो एक चीज को पकड़ लो, पैसा आ रहा है तो सीधा डेबिट में लिख दो पैसे को, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में, अपोजिट में दूसरा आ ही गया। अब एक अगर एक डेबिट क्रेडिट आपको पकड़ लिया तो दूसरा तो फिर आपको अगर डेबिट कर दिया तो क्रेडिट में लिखेंगे, और एक क्रेडिट में कर दिया तो कैश को तो डेबिट में लिखेंगे। तो एक्सपेंसेस सारे कहाँ आ गए, डेबिट में, क्योंकि हमेशा एक्सपेंस पेमेंट तो करना है, अब नहीं करेंगे तो बाद में करेंगे, तो कैश क्रेडिट में हो गया, एक्सपेंसेस कहाँ हो गया, डेबिट में। और फिफ्थ ट्रांजेक्शन, गुड्स परचेज फ्रॉम पार्टी बाय बिल विद फ्रेट चार्जेस, यानी कि हमने परचेज किया जिसमें फ्रेट भी ऐड है, यानी कि उन्होंने पार्टी ने वहां से सामान भेजा है तो विद पेमेंट करके भेजा है। मैं यहाँ पे जो डिलीवरी करेगा उसको पेमेंट नहीं देना है, लेकिन उसका जो डिलीवरी जो चार्ज लगाया है वो तो लगाया है ना, तो उसकी एंट्री हम दो, मैंने क्या बताया था, हमेशा डबल एंट्री सिस्टम इक्वल करनी होती है। तो परचेज हमारा 25,000 सॉरी, तो परचेज हमारा 25,000 अमाउंट आ गया। अब क्या करेंगे, 25,000 तो ये परचेज का है, हमें पेमेंट अगर 25,000 देंगे तो फ्रेट का तो रह गया ना, तो फ्रेट हम क्या करेंगे, फिर डेबिट में ही लिखेंगे, फिर दोबारा डबल हमेशा इक्वल करने के लिए, चाहे भले ही 4 ट्रांजेक्शन हो जाए तो डेबिट करते हुए हम चारों लिखेंगे, और नीचे जाके क्रेडिट में क्या कर देंगे, टोटल। तो परचेज तुम्हारा कितना हो गया, 25,000 रुपये, फ्रेट कितनी लगाई है, 500 रुपये, तो फ्रेट 500। अब नीचे पार्टी, अब पैसा तो दिया नहीं तो उधार है, तो नीचे क्या लिख देंगे, पार्टी नेम। पार्टी नेम में कितना हो गया, 25,500, यानी कि इक्वल हो गए, 25,000 परचेज के देने, फ्रेट के भी 500 देने।
और 25,500। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आगे करते हैं 6 ट्रांजेक्शन। चेक इश्यू टू पार्टी। चेक इश्यू टू पार्टी, अब यानी कि हमने जो परचेज किया है तो उसका हम पेमेंट देना है, पेमेंट दिया जा रहा है। तो सीधी सी बात है, पेमेंट दिया जा रहा है तो पैसा जा रहा है, सीधी सी बात है ना, पेमेंट जा रहा है ना। तो पेमेंट कहाँ गया? बैंक। पेमेंट चाहे कैश हो चाहे बैंक हो, पैसा तो जा रहा है, सीधी सी बात है। तो बैंक से जा रहा है तो अब क्या लिख देंगे? कैश तो जा नहीं रहा है, तो बैंक जा रहा है तो बैंक कहाँ लिख देंगे? क्रेडिट में। और जो किसको जो दूसरा क्या है, पार्टी, पार्टी को पेमेंट किया तो पार्टी कहाँ की? डेबिट में। जो पैसा दिया वो कहाँ लिख दिया? बैंक से। बैंक से कटाए चेक, जो भी बैंक से कटाए तो बैंक से तो कटेगा पेमेंट। तो पैसा तो जा रहा है ना, लेकिन अपनी फर्म से ही, तो वो कहाँ आ गया? क्रेडिट में। सीधा सा वही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ पैसा देखना है आपको, पैसा आ रहा है जा रहा है। अगर फर्म से पैसा जा रहा है तो सीधा क्रेडिट में लिख दो, पैसा आ रहा है तो डेबिट में लिख दो, चाहे कैश हो चाहे बैंक हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, इसके बाद फिर 7th ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या हो रहा है। 7th ट्रांजेक्शन, चेक रिसिप्ट फ्रॉम पार्टी। अब हमने किसी को सामान बेचा, उसने उधार लिया, उसने बाद में चेक दिया, तो हमारे पास पैसा आया ना। और पैसा आया तो कैश तो नहीं आया, तो बैंक में तो पैसा आया, लेकिन वही चीज़ें, वही सीधा सिंपल वही जो फॉर्मूला वही चल रहा है। पैसा आया तो पैसा आया तो हमारा कैश के थ्रू आया, मतलब कैश नहीं आया बैंक में आया, तो बैंक अकाउंट टू पार्टी अकाउंट। पैसा तो आ रहा है ना, बैंक में आ रहा है, कैसे भी में आ रहा है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स रिटर्न टू सप्लायर पार्टी। यानी कि हमारा जो गुड्स रिटर्न है, गुड्स रिटर्न तो समझ में आ रहा है कि सामान लौटाया जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है आगे ट्रांजेक्शन देखो, टू सप्लायर पार्टी। सप्लायर कौन होता है? जो हमारा परचेज करते हैं, सप्लाई करने वाला। तो परचेज जो हमारा, जो हमने जो सप्लायर होता है, उसने हमको पहले माल भेजा, अब इसमें कुछ डिफेक्टिव आया है, एक्स्ट्रा है, तो हमने क्या किया? उसको वापस करना है। तो गुड्स रिटर्न टू आ रहा है, यानी कि सप्लायर को वापस किया सामान, यानी कि सामान वापस किया किसको? सप्लायर को। अब सामान वापस किया तो सामान हमने खरीदा तो नहीं ना, सामान जा रहा है। तो अब जब भी मैंने क्या बताया था कि सामान जा रहा होता है तो हमारा कहाँ लेगा जाता है? हमेशा क्रेडिट में। तो इसका एक लेजर बन जाता है परचेज रिटर्न क्रेडिट में। अब जब पार्टी नेम में उधार आया तो पार्टी नेम आ गया। अगर यही कैश में दिया होता है, यानी कि हमने सप्लायर पार्टी को अगर खुद जाके जा रहे हैं वहाँ पे, हमने परचेज रिटर्न लौटा दिया, पैसा पहले दे चुके थे, तो हमें क्या मिलता? कैश। तो यहाँ क्या आ जाता? कैश रिसीव होता, कैश अकाउंट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? परचेज रिटर्न हो रही है, यानी कि सामान जा रहा है ना, सीधा सा फंड आया, सीधा सा वही दो बस जो रूल है ऊपर दो मैंने जो लाइन बताई थी वही है। पैसा आए सामान आए तो हमेशा डेबिट में, सामान जाए और पैसा जाए तो क्रेडिट में। सामान जा रहा है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या है? गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, यानी कि गुड्स रिटर्न यानी कि सामान लौट रहा है, फ्रॉम कस्टमर यानी कि हमने कस्टमर को हमने जो बेचा था वो माल वापस आया। से लिख गया ना, फ्रॉम माने से, यानी कि जो हमने माल बेचा था कस्टमर से वापस आया। अब वापस आया तो हमारे पास माल तो आ रहा है ना, सामान तो आ रहा है ना, जो हमने कस्टमर को बेचा था, तो उसने क्या किया? वापस किया। तो वापस किया तो हमारे पास सामान आ गया, तो क्या हो गया? उसके नाम से लेजर बन गया सेल्स रिटर्न, लेकिन सामान तो रिसीव हो रहा है ना। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट टू ये हो गया तुम्हारा कस्टमर अकाउंट। अब उसने अगर हमारे पास पैसा दिया होता उसको, यानी कि उसने पैसा दिया तो हम उसको कैश दे देते, कैश चला जाता, लेकिन उधार था तो हमारा कस्टमर जो पहले अमाउंट ड्यू रह गया, यानी कि जैसे उसने 1000 रुपये का सामान खरीदा, उसमें से 200 रुपये का वापस कर गया, तो अब ये जब ये इसमें से लेस हो जाएंगे तो अब 800 रुपये रह गए। ठीक है, तो अब उससे बाद में कस्टमर से कितने रुपये लेने? 800। ठीक है, हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हो रहा है कैश रिसिप्ट फ्रॉम पार्टी इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, अब हमने कोई जैसे 800 रुपये किसी से जैसे उस पर रह गए, तो हम क्या करेंगे? 800 में से, अब ये चलो उसमें ऐसे ही बता देते हैं। अब जैसे कैश रिसिप्ट फ्रॉम पार्टी इन फुल सेटलमेंट, हमने किसी को सामान बेचा 2500 रुपये का। ठीक है, पार्टी को सामान बेचा, उसने क्या किया कि बोला हमें डिस्काउंट भी चाहिए, हमें कुछ कम पेमेंट देना है। तो अब रिलेटिव होते हैं तो कम पैसे देते ही हैं, सीधी सी बात ये है। तो रिलेटिव या फ्रेंड जो भी है, तो उसने क्या किया? जैसे 2500 रुपये का बिल था पूरा, उसने क्या किया? कैश दिया 2250, यानी कि 10% लेस करके हमने ही दे दिया कि चलो रिलेटिव में 10% डिस्काउंट कर देते हैं, 250 रुपये लेस कर दें, 2250 रुपये दे जाओ। लेकिन पहले बिल तो 2500 रुपये का बन चुका है, हमें क्लियर तो करना है। अगर हम पार्टी के नाम से 2500 रुपये रिसीव करेंगे तो 2250 रुपये आए, खाली 250 रुपये पेंडिंग बचे रहेंगे, तो हमें वो भी खत्म करना है। यानी फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि जो भी बिल के पेमेंट दिया जा रहा है वो बिल खत्म करना है, उसमें कोई भी ड्यू नहीं रहा। फुल सेटलमेंट का मतलब ये हो गया। अब पार्टी से पेमेंट आया तो कैश 2250 रुपये रिसीव हुआ। अब डिस्काउंट पेड यानी कि हमारा नुकसान ही हुआ ना। अगर हम 2500 रुपये पूरे आते तो हमारा बिल, हमारे पास 250 रुपये और भी आते ना, लेकिन हमारा नुकसान हुआ क्योंकि डिस्काउंट दिया है हमने, तो 250 रुपये डिस्काउंट पेड में 250
और 2250 कैश रिसिप्ट हुई, तो टोटल पार्टी के नाम से हो गया 2500 अमाउंट, यानी कि पार्टी का बिल खत्म हो गया। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश पेड टू पार्टी इन फुल सेटलमेंट। हमने किसी पार्टी से 50,000 रुपये का सामान खरीदा। ठीक है। अब परचेज सामान खरीदा तो अब ऐसा होता है, इसमें कुछ डिस्काउंट का सिस्टम होता है। अगर हम 10 दिन में, पहले तो उधार ही होता है, 10-15-20 दिन की क्रेडिट पे होता है, यानी कि 15-20 दिन उधार रहता है। अब हम क्या करते हैं, वो जो सप्लाई होते हैं वो क्या कहते हैं कि अगर आप 10 या 15 दिन के अंदर ट्रांजेक्शन कर देंगे तो हम 5% या 10% डिस्काउंट दे देंगे। अगर आप 20 दिन बाद पेमेंट करेंगे तो हम कोई भी डिस्काउंट नहीं अलाउ करेंगे। तो हम क्या करते हैं यार कि चलो जल्दी पेमेंट कर देते हैं तो हमें कुछ डिस्काउंट रिलीफ मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, 10%, अगर 50,000 रुपये अगर 20 दिन से पहले पेमेंट किया तो 10% डिस्काउंट दे दिया, यानी डिस्काउंट रिसीव हो गया। पार्टी का ड्यू पेमेंट कितना था, 50,000 रुपये। हमने कैश या बैंक किसी से भी पेमेंट किया तो वो कितना कर दिया, 45,000 रुपये, क्योंकि 5,000 रुपये लेस हो गए। हाँ, यहाँ पे सीधे पेमेंट नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि कैश हमारा मैच ही नहीं होगा। अगर हमने सीधा 50,000 रुपये दिखा दिया तो कैश तो हमने 45,000 रुपये दिया ना, 5,000 रुपये कहाँ गए, तो कैश में कितना गया, 45,000 रुपये। यहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ कितने का, 5,000 रुपये का। ठीक है। तो हमें डिस्काउंट कितने का हुआ, 5,000 रुपये का। अब सीधा सा फंडा है डिस्काउंट की, जो दोनों एंट्री आई हमारी ये सामने। तो डिस्काउंट को हमेशा याद रखना, डिस्काउंट हमेशा पार्टी के साथ कभी भी नहीं लगाया जाता। डिस्काउंट हमेशा जब भी हम कोई भी पार्टी को लें, पेमेंट दें या लें, हमेशा जो भी कैश या बैंक से पेमेंट दे रहे हैं पेमेंट के साथ ही आएगा। अगर हम दे रहे हैं कैश डेबिट में आएगा तो डिस्काउंट भी डेबिट में आएगा, कैश अगर क्रेडिट में आएगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में आएगा, यानी कि पार्टी की तरफ कभी भी डिस्काउंट नहीं लगाया जाएगा। हमेशा याद रखना डिस्काउंट हमेशा पेमेंट के साथ आता है। ये थोड़ा मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि डिस्काउंट कहाँ लिखे, ऊपर लिखे कि नीचे लिखे, दोनों तरफ से क्या है, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है हमें। अभी आपको भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि समझ में नहीं आया होगा डिस्काउंट का क्या करना है। तो हमेशा डिस्काउंट का बस ये याद रखना, कभी भी पार्टी की तरफ डिस्काउंट, अगर पार्टी क्रेडिट हो रही है तो कभी डिस्काउंट क्रेडिट में मत लिखना। हमेशा जो पेमेंट दिया है, चाहे कैश से दिया हो चाहे बैंक से दिया हो, जहां भी कैश डीआर है तो डिस्काउंट भी डीआर होगा। कैश अगर बैंक क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। ठीक है, सीधा सा फंडा है, पार्टी की तरफ कभी भी डिस्काउंट नहीं लिखा जाएगा। बैंक और पेमेंट के साथ, कैश के साथ ही हमेशा डिस्काउंट लगाया जाएगा। ठीक है, ये सीधा सा फंडा है। डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट पेड समझ में आ गया ना, क्योंकि जब हमने पेमेंट दिया हमारा इसमें फायदा हुआ, फुल सेटलमेंट, यानी कि हमने 50,000 रुपये दिए थे, 5,000 रुपये की फायदा होगी ना, तो यहाँ क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव। और यहाँ क्या हो रहा था, हमारा नुकसान हो गया, तो हमारा डिस्काउंट पेड। बनाना चाहो डिस्काउंट का एक ही लीजर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिस्काउंट यहाँ लिख दो, भले डिस्काउंट 250, डिस्काउंट यहाँ पे भी 5,000, लेकिन बस ये याद रखना पेमेंट के साथ ही डिस्काउंट लगाया जाता है। पेमेंट अगर कैश या बैंक डेबिट में है तो पेमेंट डिस्काउंट भी डेबिट में होगा, कैश अगर और बैंक क्रेडिट में है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में होगा। ठीक है। अब लास्ट ट्रांजेक्शन है, वी ट्रांसफर्ड एन अमाउंट ऑफ रिट्स 25,000 फ्रॉम अवर कैनरा बैंक अकाउंट टू बीओबी बैंक अकाउंट। यानी कि अब क्या होता है, फर्म के नाम से, जो हमारा फर्म थी उसके नाम से, कैनरा बैंक के नाम से उसका अमाउंट था, सॉरी, यानी कि हमारे पास जो, अब एक तो सेविंग बैंक अकाउंट जो ऑनर होता है उसका एक सेविंग अकाउंट होता है, एक होता है फर्म का अकाउंट। तो हमने क्या किया इस ट्रांजेक्शन में, क्या हुआ है कि जो उसका जो फर्म का जो अमाउंट था, उसने क्या किया, अपनी सेविंग में अमाउंट ट्रांसफर किया अपने पर्सनल यूज के लिए। तो उसने क्या किया कि अपना जो 25,000 रुपये थे फर्म के कैनरा बैंक से अपने सेविंग बैंक में ट्रांसफर किया। अब ये तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है इसमें, अब ये ट्रांजेक्शन समझ नहीं आ रहा है ना, पैसा आ रहा है जा रहा है, ये तो समझ में आ रही है कि उसने अपने अकाउंट में किया, लेकिन अब एंट्री कैसे करें। तो इसके लिए अब सीधा सा वहाँ देखेंगे एंट्री, जिस भी अमाउंट में, यानी कि जब ऐसे ट्रांजेक्शन हो जिसमें समझ ना आए तो उसमें बस देखो कि पैसा जिसमें से जा रहा है, यानी कि जिसमें पैसा आया, रिसीव हुआ, उसको लिखेंगे हमेशा वही डेबिट में। पैसा जब भी आता है उसको कहाँ लिखा जाता है, डेबिट में। तो इसमें ट्रांसफर किया कैनरा बैंक, यहाँ से सीधा साफ लिखा है 2500 जो फ्रॉम, यानी कैनरा बैंक से किस में ट्रांसफर किए, टू बीओबी, यानी बीओबी बैंक में ट्रांसफर किए। तो हमारी कौन सी सेविंग अकाउंट कौन सा हो गया, यानी बीओबी। पैसा किस में आया, सीधा सा फंडा है कि ट्रांजेक्शन के हिसाब से पैसा किस में आया, बीओबी में। तो पैसा वही डेबिट था रिसीवर, तो डेबिट हमारा रिसीवर कौन सा है, बीओबी, बीओबी पैसा है तो डेबिट में बीओबी। और पैसा जब कटा, किससे पैसा कटा है, पैसा कटा है कैनरा बैंक से। तो जब भी बैंक से कटता है तो उसमें जब भी पैसा जाता है तो कहाँ लिखा जाता है यानी कि जब भी पैसा कटता है तो वो कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट में। तो कैनरा बैंक से पेमेंट कटा है तो कैनरा बैंक में 25,000 रुपये क्रेडिट में हो गए। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना।
और भी काफ़ी ट्रांजेक्शन है, मैं बताता रहूँगा आपको। अब थोड़ा ज़्यादा लेंदी वीडियो हो रही है, इतनी बहुत है आपके लिए। आगे कमेंट करके बताएं आपको। और भी मैं भी अकाउंटेंट हूँ, प्रोफेशनल अकाउंट हूँ, 4-5 साल से ही काम कर रहा हूँ, 5 साल से ज़्यादा हो गए। 2-3 साल आपका रिटेलर पे काम किया है, पिछले 2.5 साल से डिस्ट्रीब्यूटर पे काम पे कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है। और अकाउंटेंट का सीधा सा फंडा, अकाउंटेंट का काम होता है एरर निकालना। अगर आप अकाउंटेंट प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैं तो आपको जो वहाँ पे मैनुअल में गलतियाँ हो रही हैं वो निकालनी है। तो इसलिए आपको एक अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और भी काफ़ी चीज़ें, बैंक कर रिकॉन्सिलेशन, GSTR वगैरह भरना, तो उसके चक्कर में आप कमेंट करके बताएं जो भी इश्यू हो, तो मैं आपको उसके लिए एक वीडियो और बना के डालूंगा, ठीक है।